हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। आज हम इस वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका जो भी क्वेश्चन का लेवल है वो सारे पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर सॉल्व करिए। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइस, यहाँ पे हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे एक जगह पे इंक्लूड कर दिया है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज में स्मॉल कौन है? एक चीज़ है कि जो एफ ब्लॉक के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बस आप एक काम करिए कि जितने भी एलिमेंट लैंथेनाइड में हैं और एक्टिनाइड में हैं उन्हें आप उनके एटॉमिक नंबर के साथ याद कर लें। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सबसे टफ इसमें क्या है, इनको लर्न करना। ठीक है, तो इसी को आप याद लर्न कर लें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे होगा। साइज पूछा है तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि लैंथेनाइड हुआ या एक्टिनाइड हुआ। लैंथेनाइड में लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ओके, यहाँ पे लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। एक्टिनाइड में भी जो है एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जो है जो साइज़ होती है एटॉमिक साइज़ या आयनिक साइज़ वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, घटती जाती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि लैंथेनाइड में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक्टिनाइड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके साइज़ के साथ अरेंज करें तो क्या होगा। अब अगर आपको यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर याद हैं या इनका सीरीज़ आपको याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम का एटॉमिक नंबर होता है 61। यूफोर्बियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी यूफोर्बियम नहीं, यूरोपियम, इसका नेम यूरोपियम है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 63। यहाँ पे नियोडाइमियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 60 और ये जो ल्यूटीशियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 71। तो अगर आपको सीरीज़ याद है विथ एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट्स याद हैं, तो आप आसानी से इनको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो ये सारे के सारे ट्राइवेलेंट में हैं, इनका आयन भी क्या है, सिमिलर है, इसलिए इनको और ईजी है अरेंज करना। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ल्यूटेशियम का, यानी कि इसकी साइज़ जो होगी वो सबसे छोटी होगी। ओके, उसके बाद से जो होगा वो होगा आपका यूरोपियम और इसके बाद से होगा प्रोमीथियम और सबसे बड़ी साइज़ जो होगी वो होगी आपकी नियोडाइमियम की। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होगी वो किसकी होगी, ल्यूटेशियम की, क्योंकि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पे आयनिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्प्लेक्स आयन whose d सब ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन इज। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, उनको आयनिक फॉर्म में लिख करके उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे और आप देख लेंगे किसमें है किसमें नहीं है। यहाँ पे हम इसको लेकर के चलते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है। अब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे अमोनिया एक लिगेंड है जिसका न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x है, x + 0 = 3। ये सारी चीज़ें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये आपको सिखाया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का ही होता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोबाल्ट किस फॉर्म में है, CO3+ के फॉर्म में है। कोबाल्ट का जो 27 होता है, ओके, कितना होता है, 27 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका
ऑर्गन आपको पता है 18, फिर 4s2 ये हो गया 20 एंड 3d7, ये तो हो गया कोबाल्ट का। ओके, बट यहाँ कोबाल्ट किस फॉर्म में है, 3+ के फॉर्म में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अदर ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीज है। अब यहाँ मैग्नीज देख लेते हैं किस फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर x है और यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 4 2 जा -8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक चार्ज है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी +7, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज किस फॉर्म में है, +7 के फॉर्म में है। अब मैग्नीज का हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्गन 18, 4s2 3d5। अब यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाता है तो 2 यहाँ से और 5 यहाँ से निकलेगा, यानी कि 4s में भी 0 और 3d में भी क्या है 0, यानी कि ये तो सेकेंड में निकल गया। ऐसे ही हम आयरन का भी चेक कर लेंगे और क्रोमियम का भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्रोमियम 3+ के फॉर्म में है और आयरन जो है यहाँ पे आयरन जो है वो भी 3+ के ही फॉर्म में है। इन सब का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्रोमियम में भी और आयरन में भी डी ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, बट यहाँ पे मैग्नीज में आपने देखा कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप क्रोमियम का चेक भी कर सकते हैं। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 24। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 4s2 3d5। 24 है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, यहाँ पे 4s1 होगा। ओके, तो क्रोमियम 3+ के फॉर्म में है, तो 1 यहाँ से और 3 यहाँ से जाएगा, तो भी डी में तब भी जो है आपको यहाँ पे 1 और 2 इसमें से जाएगा, तो डी में तब भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आयरन में भी है। आयरन जो होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ करेंगे तो ये आएगा 4s2 3d6। तो जब आयरन 3+ के फॉर्म में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी कि 3d5 इलेक्ट्रॉन इसमें है। कोबाल्ट में भी है 3d6, आयरन के भी डी ऑर्बिटल में है, क्रोमियम के भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, बट मैग्नीज के डी ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ये हमने डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको अपने थ्योरी की वीडियो में बताया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप थ्योरी की क्लास भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वहाँ पे शॉर्ट में चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है, आप वहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन FeCO(Ni) आयरन कोबाल्ट निकल हैव इक्वल साइज, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव इक्वल साइज, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट हैव इक्वल साइज, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोथ है भी, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जिरकोनियम एंड हॉफनियम। ठीक है, इसी तरह से मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का भी जो होता है एटॉमिक साइज क्या होता है, इक्वल होता है। किसकी वजह से, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटेड आयन इज कलरलेस। एक्वेटेड मतलब कि वाटर में एक्वा सोल्यूशन आप कह सकते हैं, तो उसमें एक्वेटेड आयन्स कौन सा ऐसा आयन है जो कलरलेस होगा। ओके, तो इसमें जो कलरलेस आयन होगा आपका वो हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ल्यूटीशियम जो होता है ये आपका जो है कलरलेस सोल्यूशन शो करेगा। बाकी के ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई ना कोई कलर शो करते हैं, बट ल्यूटीशियम जो है वो कलरलेस होता है क्योंकि इसका जो F ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। जैसे गैडोलिनियम है या कोई भी लैंथेनाइड एलिमेंट है, अगर उसका जो ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा तो वो कलरलेस शो करेगा। तो यहाँ पे ल्यूटीशियम का फुल फिल्ड होता है इसलिए ये कलरलेस हो जाता है, बाकी के एलिमेंट्स जो है वो कलर को शो करेंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे। हमने इसकी भी लिस्ट अच्छे से बताई हुई है थ्योरी क्लास में, आप वहाँ से जा करके ज़रूर एक बार रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। इसमें कौन से पैरामैग्नेटिक हैं। हमने आपको बताया था कि जनरली
जो लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं, जनरली सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, बट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। ओके, तो उसमें है आपका जो पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं, बहुत कम ही एलिमेंट हैं जो कि डायामैग्नेटिक होते हैं। तो कुछ ही एलिमेंट डायामैग्नेटिक होते हैं, वो आप लर्न कर लें, तो बाकी के सारे एलिमेंट पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से डायामैग्नेटिक होते हैं। सीरियम आयन, सीरियम 4+ आयन जो होता है ये डायामैग्नेटिक होता है। La3+ भी डायामैग्नेटिक होता है। इटरबियम 2+ आयन डायामैग्नेटिक होता है। एंड Lu3+ ये जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं लैंथेनाइड के, एक्टिनाइड के क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, इटरबियम हो गया, ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। सिर्फ यहाँ पे गैडोलिनियम है जो कि आपका पैरामैग्नेटिक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, इसमें से कलरलेस कौन है। देखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये तो आप याद ही कर लीजिए, खास करके डी ब्लॉक में, कि जितने भी आयंस हैं वो कौन सा कलर देते हैं और कौन से एलिमेंट हैं जो कलर नहीं देते हैं। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप ये याद कर लें। जैसे कि टाइटेनियम है 3+ में भी एग्जिस्ट करता है, टाइटेनियम 4+ में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका कलर दूसरा होगा, इसका कलर दूसरा होगा। तो आयन के हिसाब से आपको कलर जो है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे कलर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो में, आप ज़रूर एक बार उसे रिवीजन करें। ओके, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें कलरलेस होगा। यहाँ पे जो टाइटेनियम है किस फॉर्म में है, टाइटेनियम। और एक चीज़ और याद रखेंगे, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा या D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा या D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कलरलेस होते हैं। ओके, ये क्या होंगे, कलरलेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइटेनियम किस फॉर्म में है, 3+ में है। यहाँ पे टाइटेनियम किस फॉर्म में है, 4+ के फॉर्म में है। क्रोमियम है 3+ के फॉर्म में है। वेनेडियम है +2 के फॉर्म में है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और कलर तभी शो करेगा जब डी ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 से लेकर के 9 तक के इलेक्ट्रॉन हो, और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो एलिमेंट जो है कलर शो करेगा। तो इसमें पूछा है कलरलेस कौन है, कलरलेस यहाँ पे हो जाएगा टाइटेनियम 4+, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 20। टाइटेनियम 4+ यहाँ पे कलर शो नहीं करेगा। सिर्फ हम टाइटेनियम का बता देते हैं, चेक कैसे करेंगे, सिंपली उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। जैसे कि टाइटेनियम है, अगर हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ऑर्गन 18 4s2 3d2, तो यहाँ पे 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं टाइटेनियम 4+ में, यानी कि 3d यहाँ पे कितने 0 इलेक्ट्रॉन है। तो 0 कन्फिग्रेशन, D5 कन्फिग्रेशन या D10 कन्फिग्रेशन होगा तो एलिमेंट क्या होगा, कलरलेस होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं, 5 में नहीं होगा, 5 में हाफ फील्ड है तो ये कलर शो करेगा। D0 एंड D10 कन्फिग्रेशन। इसी तरह से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी है, ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट में भी अगर F0 है या F14 है तो वो कलर शो नहीं करते हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है F7 नहीं, हाफ फील्ड नहीं लेंगे। F ऑर्बिटल में भी एटलीस्ट 1 से ले करके जो है आपका 13 तक के एलिमेंट होने चाहिए तो कलर शो करेगा। अगर F0 या F14 है तो वो कलरलेस कंपाउंड होगा। इसी तरह से D ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी D0 या D14 कन्फिग्रेशन है तो वो कलरलेस होगा। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। बाकी में आप देखेंगे Ti3+ ही है। Ti3+ में क्या होगा, 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, यानी कि D में 1 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होगा, तो ये कलर शो करेगा। Ti3+ कलर शो करेगा बट Ti4+ कलर शो नहीं करेगा, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। कौन सा पेयर है जो डायामैग्नेटिक नेचर का है। अभी हमने आपको बताया कि जैसे लैंथेनाइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। आपको सिर्फ डायामैग्नेटिक याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें क्या क्या था, सीरियम था,
लैंथेनम था और इटरबियम 2+ आयन था और ल्यूटेशियम का 3+ आयन था। यही इतने एलिमेंट हैं जो कि डायामैग्नेटिक हैं। तो इसमें से मैच कर लेंगे। लैंथेनम है, सीरियम 3+ है, ये नहीं होगा। लैंथेनम है, सीरियम 4+ है, तो लैंथेनम और सीरियम 4+ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if potassium permanganate KMnO4 is reduced by oxalic acid in acidic medium, the oxidation number of manganese changes from। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड। ओके, वो क्या है, क्या लर्न करना है, क्या याद रखना है? वो याद आपको ये रखना है कि अगर एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है आपसे, एसिडिक मीडियम में जो मैग्नीज है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है +2, याद रखेंगे। और ये कैसा होता है? कलरलेस। कलर भी पूछ ले आपसे तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ओके, और अगर आपसे एल्कलाइन मीडियम में पूछता है, एल्कलाइन, ओके, याद रखेंगे, हाईली एल्कलाइन मीडियम में पूछता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4- आयन में। और यहाँ पे 2- आयन में, यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है वो हो जाता है +6। ओके, और यहाँ पे ये कलर शो करता है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर शो करता है। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6। और आपका अगर न्यूट्रल मीडियम है या कभी कभार बेसिक मीडियम बोल देता है, एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हाईली एल्कलाइन मीडियम में ये हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 होता है वो MnO2 में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका चेंज हो जाता है 4 में, और इसका जो कलर होता है ब्राउन होता है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसी से रिलेटेड इक्विवेलेंट वेट के बारे में भी पूछ लेता है। ओके, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर पूछ लेता कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय दियर एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे ये होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज जो होगा? 7 - 2 करेंगे तो 5, यानी कि KMnO4 का एटॉमिक मास 158 होता है, ये हो जाएगा 158/5। इसी तरह से हम एल्कलाइन मीडियम में और बेसिक मीडियम में भी इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 से किस में चेंज हो रहा है? 2 में। किस में? एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज कलर बट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि D0 होगा या D14 होगा तो वो कलर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है। रिमेंबर, D0 होता है, नॉट D14। D0 होता है बट वो कलर देते हैं। तो याद रखेंगे वो कलर चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वो कलर क्यों देते हैं? चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से देते हैं। बाकी D से 19 तक जो कि एलिमेंट होते हैं जो कलर शो करते हैं वो किसकी वजह से शो करते हैं? DD ट्रांजिशन की वजह से शो करते हैं। बट यहाँ पे जो D0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, क्यों कलर शो होता है? चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। D0, D14 क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। D14 तो हर हाल में कलरलेस ही होगा, बट समटाइम्स कुछ कंपाउंड्स में D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जैसे कि यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट ही है, KMnO4 ही है, यहाँ +7 स्टेट में है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था मैग्नीज का +7 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया था वो था आर्गन 4s2 3d5, बट +7 के स्टेट में था तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए थे, तो यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन कितना हो गया था? 0। बट ये पोटेशियम परमैंगनेट कलर शो करता है, ये पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर, या जिसको कभी कभी क्या बोलते हैं? वॉयलेट, पर्पल कलर भी बोलते हैं। या तो आप पर्पल कलर बोल सकते हैं या डार्क पिंक कलर बोलते हैं। तो ये कलर क्यों होता है D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद से भी? ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज
ट्रांसफ़र। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट मिलेंगे जो कि डी ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, बट फिर भी क्या है वो चार्ज कलर शो करता है ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है। तो देख लेंगे कि तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड ही एलिमेंट हैं जो कि चार्ज ट्रांसफ़र का कलर शो करते हैं, कुछ ही है, तो उन्हें आप याद रख सकते हैं क्योंकि वही एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ पे अब हमने तो एग्जाम्पल बता दिया। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, डार्क पिंक या पर्पल कलर का होता है और ये कलर होता है ड्यू टू चार्ज। तो एक चीज़ जो बताना चाह रहे थे वो तो भूल ही गया, D से 1,9 में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से आता है। ओके, DD ट्रांजिशन क्या होता है, अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल में क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है और ये दो एनर्जी लेवल में टूट जाता है, T2G में और EG में है। तो ये दोनों ऑर्बिटल डी ब्लॉक के ही, बट इस दो पार्ट में टूट जाने की वजह से इनकी डिजेनरेसी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी एनर्जी दूसरी होती है, इसकी एनर्जी दूसरी होती है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल से किस में गया, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। और एक होता है कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। तो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से जो कलर आता है वो कंपाउंड हम आपको बता देते हैं, वो आप याद कर लीजिए, वो एग्ज़ाम में वो एलिमेंट हैं, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से जो कंपाउंड कलर्ड होते हैं इनका क्या होता है, D0 कन्फिग्रेशन होता है, बट ये कलर्ड होते हैं, तो आप उन्हें याद रख लेंगे। ये होता है KMnO4, K2Cr2O7, ये ऑरेंज या येलो कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम का आप देखेंगे D0 कन्फिग्रेशन ही होगा, फिर भी कलर है ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। एक और फेमस कंपाउंड है CuCl4 2-, ये भी सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ही कलर्ड होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड HgI2, ये भी कलरलेस होता है, कलर्ड होता है। CrO3 भी कलर्ड होता है। ये सारे कलर्ड होते हैं जबकि कन्फिग्रेशन इनका D0 होता है। क्यों कलर होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र। आप इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी और ये भी सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। ओके, रीज़न भी क्या है, क्यों कलर होते हैं D0 होने के बाद से, चार्ज ट्रांसफ़र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका है। अब हमने आपको बताया है जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, कोई भी कंपाउंड है जिसकी आयनिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता जाता है। एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी, उसकी एसिडिक बिहेवियर कम होता जाता है। आप देखते हैं जो भी आयनिक कंपाउंड है, यानी सोडियम या मैग्नीशियम, इनके साथ जो भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनका नेचर जनरली कैसा होता है, अल्कलाइन होता है या बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे कहने का ये कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर घटेगा, ठीक है। और यानी कि एसिडिटी घट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा, यानी कि एसिडिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। तो अब एक अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप ये इससे भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर हम कैसे डिसाइड करते हैं, आयनिक कैरेक्टर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ना ही प्योर आयनिक होते हैं ना ही प्योर कोवैलेंट होते हैं, वो दोनों शो करते हैं। तो उसमें हम बस यही अनुमान लगा सकते हैं कौन ज़्यादा आयनिक है और कौन ज़्यादा कोवैलेंट है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इन एलिमेंट्स के साथ भी है। तो सिंपली पूछा लीस्ट आयनिक कैरेक्टर कौन होगा, यानी कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं पहली चीज़ कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, फजान्स रूल। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जिस कैटायन की, यहाँ पे सारे क्लोरीन है तो हम किसको देखेंगे, कैटायंस को। जिस कैटायन की साइज़ जितनी ही ज़्यादा छोटी होगी उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई मेटल आयन है उस पर चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा उसका साइज़ क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जैसे इस पर 3+ चार्ज है और कोई मेटल आयन है उस पर 4+ चार्ज है, तो चार्ज किस पे ज़्यादा है, M4+ पे, मतलब इसकी साइज़ क्या है, सबसे छोटी है। साइज़ छोटी, चार्ज ज़्यादा, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe2+। जिंक में क्या हो जाएगा, Zn2+।
Hg में क्या हो जाएगा, Hg2+, और मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, Mg2+। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या हैं, सबके चार्ज जो है वो इक्वल है। ओके, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, साइज़ डिक्रीज़ होती है। तो मैग्नीशियम क्या है, साइज इसका बड़ा होगा, और नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। पर यहाँ हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद से फिर क्या आएगा, उसके बाद से आपका आयरन आएगा, इसकी साइज़ बड़ी होगी। यहाँ पे हम साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी साइज़ सबसे बड़ी होगी, सॉरी, तो ये एरो भी इधर ही होगा, इसकी साइज़ सबसे बड़ी, साइज़ की बात हो रही है, साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। हाँ, करेक्ट है। तो मैग्नीशियम की साइज़ सबसे बड़ी होगी, फिर आयरन की होगी, और फिर किसकी होगी, फिर यहाँ पे जिंक और मरकरी हैं। जिंक और मरकरी क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, बीच में कैडमियम होता है। तो इस हिसाब से नीचे जाने पे साइज़ क्या होती है, नीचे जाने पे साइज़ बढ़ती है। तो यानी कि फिर मरकरी की साइज़ बड़ी होगी, फिर किसकी होगी, जिंक की होगी। ओके, तो सबसे छोटी साइज़ किसकी है, यहाँ पे जिंक की है, ठीक है। तो यानी कि अब हम किस में डिसाइड करेंगे, मरकरी में और जिंक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइज़ किसकी छोटी है, जिंक की। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिंक क्लोराइड सबसे ज़्यादा कोवैलेंट होना चाहिए। अभी हमने कहा ना, जिसकी साइज़ सबसे ज़्यादा छोटी उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। तो उस हिसाब से जिंक क्लोराइड की साइज़ सबसे छोटी, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको यही करेक्ट मिलेगा, ठीक है, बट ये करेक्ट नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, ये आप याद रखेंगे। पोलराइजिंग पावर पूछता है आपसे तो बेशक जिंक का ज़्यादा होता है मरकरी से, आयन से। बट अगर आपसे कोवैलेंट कैरेक्टर पूछ ले तो ये चेंज हो जाता है, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा मरकरी में, फिर आपका होगा कैडमियम में, और सबसे कम किस में होगा, जिंक में होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका एक रीज़न है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बीच में आ जाती है, ठीक है। आपको पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही डिसाइड करती है कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है। आपको पता है कि जो प्योर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, प्योर कोवैलेंट, तो प्योर कोवैलेंट कंपाउंड के में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है 0.4 से भी क्या होता है, कम होता है, तो वो प्योर कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। और पोलर कोवैलेंट, अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वो पोलर कोवैलेंट, जिसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी हैं, यानी कि वो प्योर कोवैलेंट नहीं है। तो जो पोलर कोवैलेंट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 0.4 से 1.8 के बीच का होता है। और जो आयनिक होता है, किसी कंपाउंड को हम आयनिक कब कहेंगे, जब उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा होगा, तो उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे मरकरी, कैडमियम, जिंक, इनके जो कंपाउंड बनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि जिंक क्लोराइड है, जस्ट सपोज कैडमियम क्लोराइड है, और यहाँ पे मरकरी क्लोराइड है, Cl2, ठीक है। तो अगर जिंक की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो होती है 1.65, और क्लोरीन की जो होती है वो होती है 1.36। इसी तरह से कैडमियम की जो होती है वो होती है 1.68, और मरकरी की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो होती है 2। तो जब हम इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो जिंक क्लोराइड के लिए आता है 1.51, और CdCl2 के लिए आता है 1.48, और जो HgCl2 के लिए आता है 1.16। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किस में है, 1.16 में है, 0.4 से। यानी कि जितना हम कम की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम की तरफ जो बढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवैलेंट होगा। अगर इन तीनों में हम कोवैलेंट का ऑर्डर पूछें तो ये इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन होगा,
सबसे ज़्यादा कोवैलेंट हो जाएगा HgCl2, फिर हो जाएगा CdCl2 और फिर हो जाएगा ZnCl2। अगर आयनिक कैरेक्टर इन तीनों में पूछे, जनरली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जनरली क्या होता है, जिंक क्लोराइड और CD क्लोराइड को आयनिक कहा जाता है कि ये आयनिक नेचर के होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आपसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाए तो जिंक क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, ये हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, तो हमने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे होगा, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब हम इसको शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ पे जो है आप इसे 1 मिनट, अब यहाँ पे जो है FeCl2 और MgCl2 को तो भूल ही जाइए, क्योंकि इनकी साइज़ क्या है, इनकी साइज़ बड़ी है, तो ये आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड मरकरी क्लोराइड। ओके, तो अब बचा क्या, जिंक क्लोराइड और HgCl2। तो साइज़ के हिसाब से, फजांस के रूल के साइज़ के हिसाब से साइज़ किसकी छोटी है, जिंक क्लोराइड की छोटी है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होती है, बढ़ती है, तो उस हिसाब से Hg2+ की साइज़ बड़ी होगी इन द जिंक से। ठीक है, ये होता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, यानी मरकरी की साइज़ सबसे बड़ी, फिर कैडमियम की, फिर जिंक पे। पर यहाँ पे एक फैक्टर जो हमने बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर होता है, जो कि बीच में आ जाता है, उसकी वजह से ये एक्सेप्शन शो करने लगते हैं। यहाँ पे मरकरी और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है कोवैलेंसी को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे इसको नहीं इन्वॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, होना तो चाहिए। जिंक बहुत सारी बुक्स में भी दिया हुआ है कि कौन सा हो जाएगा, इसी बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं कि जिंक क्लोराइड क्या हो जाएगा, लिस्ट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि ज़्यादा कोवैलेंट है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, HgCl2 यहाँ पे लीस्ट आयनिक होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मोर कोवैलेंट है। अगर ये आपसे एसिडिटी भी पूछता तो HgCl2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, लेट मी रेज दिस वन। आई होप you understand very well all the things which I explained here. Now come to the next question. Next question है, which one of the following correct increasing order of oxidizing power? ऑक्सीडाइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A। ओके, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है MnO4 का, फिर Cr2O7 का, फिर VO2+ का है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऐसा क्यों है, जो स्टेबल हो जाता है जाकर के, जो आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा। तो यहाँ पे Mn2+ जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मैग्नीज का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज का आएगा Mn2+, तो मोर स्टेबल है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हाफ फिल्ड है। ओके, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे Mn2+ कहाँ है, ये क्या है, MnO4- है। जब इसमें यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 2 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, +7 के फॉर्म में है। तो ये +7 से किस में जा रहा है, +2 में। +2 में जाने का मतलब है किसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ये कहाँ, मैं अपने स्टेबल स्टेट पे पहुँच गया, Mn2 मैक्सिमम पे। ठीक है, तो और ये ज़्यादा स्टेबल भी है। क्यों स्टेबल है, ओनली बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। Mn2+ के फॉर्म में ये D5 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल है दैट मीन्स इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। इसी तरह से ये क्रोमियम है। क्रोमियम यहाँ पे किस स्टेट में है, Cr2O7 में। जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 आएगा। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे बार बार हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम में ही एक्सेप्ट करेगा। तो Cr से किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3+ में। तो Cr3+ इज़ लेस
स्टेबल इन द कंपैरिजन ऑफ Mn2+, और ये तो उससे लेस ही स्टेबल होता है V3+, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। एक और कंपाउंड होता है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है मैग्नीज से भी, वो होता है S2O8 2-, याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन में होता तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता, फिर कौन होता, फिर Mn2+ होता, फिर Cr3+ होता, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है वो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। अब जिंक का जो है थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर कैडमियम का, फिर मरकरी का, ओके। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी भी क्या, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि एक चीज़ और आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जिंक का जो मेल्टिंग पावर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर कैडमियम का, और मरकरी का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। तो याद रखेंगे। आपको पता भी है कि ये किस फॉर्म में होता है, ये ऑलरेडी लिक्विड के ही फॉर्म में होता है, अदर जो है सॉलिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर। सीरियम का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। सीरियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा C+3+4। जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 एंड +4। या तो +2+3 शो करेंगे या तो +3+4 शो करेंगे। इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कॉमन होता है। तो सीरियम +4 याद रखेंगे। अमंग ऑल द लैंथेनाइड एलिमेंट्स Ce4+ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक पॉइंट है, आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज Ce3+, La3+, Pm3+, सारे ट्राइवेलेंट आयन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर आयनिक रेडियाई। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो इस हिसाब से आप इसको खुद से सॉल्व करके एक बार ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिंपली इसके लिए हमने बताया था लैंथेनाइड्स में क्या होता है, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनका सीरीज याद होना चाहिए, तो आप इजीली उनको लगा करके याद कर सकते हैं। तो लैंथेनम सबसे पहले होता है, लैंथेनम के बाद से होता है सीरियम होता है, फिर प्रोमीथियम होता है, उसके बाद लास्ट में इटरबियम आता है। इन चारों में से अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। लैंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम और इटरबियम, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच वन हैव हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से पूछा है सेकेंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, सेकेंड पूछ रहा है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो या फिर आप करके भी देख सकते हैं। वेनेडियम जो होता है 23 होता है, ये आपका हो जाएगा। लास्ट का कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं 4s2 3d3, ओके। वेनेडियम 23 हो गया। क्रोमियम का कितना होता है 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 4s1 एंड 3d5। मैग्नीज जो है, मैग्नीज का होता है 25, तो ये हो जाएगा 4s2 एंड 3d5। आयरन का करेंगे तो आयरन होता है 26, तो ये हो जाएगा 4s2 3d6। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, फर्स्ट तो ये हो गया वेनेडियम का, अगर देखें तो फर्स्ट निकल जाएगा आसानी से, आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि फील्ड ऑर्बिटल है, फिर सेकंड आसानी से निकल जाएगा, तो इसका कुछ खास नहीं है। अब इसका देखते हैं 4s2, इसमें भी 4s2 है, तो इसका भी यही हाल है, ठीक है। 4s2 ईजिली यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 1 मिनट, 4s2 यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। पहला निकलने में दिक्कत होगी, सेकंड वाला आसानी से निकल जाएगा। 4s2 इसका भी कन्फिग्रेशन है, तो ये भी आसानी से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बट क्रोमियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला तो आसानी से निकल जाएगा, बट सेकेंड वाला आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल के हाफ फील्ड से निकल रहा है, तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड हैपन when a solution of potassium chromate is treated with an excess of dilute nitric acid। excess of dilute nitric acid से ट्रीट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है।
ये होता है आपका पोटेशियम क्रोमेट, और ये होता है आपका K2Cr2O7, ये होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो सिंपली याद रखेंगे। पोटेशियम क्रोमेट को अगर हम एसिड से ट्रीट करेंगे यानी CrO4 2- एसिडिक सोल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2O7 2- डाइक्रोमेट में, ठीक है, अलॉन्ग विथ, और किसी भी एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसके साथ वाटर भी रिलीज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, Cr2O7 2- एंड H2O। ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में अगर हम एल्कली या बेस डालें तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन आर कलरलेस, इसमें से कौन सा आयन है जो कि कलरलेस होगा। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसका D0 या D14 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे और डिसाइड करेंगे कौन से आयंस होंगे जो कि कलरलेस होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ये सारे के सारे हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो D0 आएगा या फिर D14 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक, इसमें से लीस्ट एसिडिक कौन है। क्या पूछा है, लीस्ट एसिडिक। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे जैसे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है उनका एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उनका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन सारे कंपाउंड्स में से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। तो आप सारे का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप चेक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे VCl2 है तो यहाँ पे वेनेडियम +2 के स्टेट में है, यहाँ पे वेनेडियम +4 के स्टेट में है, यहाँ पे +3 के स्टेट में है, और यहाँ पे +5 के स्टेट में है। ओके, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, VCl2 का, यानी कि यही क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द +3 आयन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाफ फिल्ड 4f सेल, ठीक है। तो ये अभी हमने कहा कि आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे आप लर्न भी कर सकते हैं। लैंथेनाइड्स में जो हाफ फील्ड होता है गैडोलिनियम, और एक्टिनाइड में जो हाफ फील्ड वाला होता है वो होता है क्यूरियम। ओके, क्यूरियम, CU से नहीं CM से शो करते हैं उसको, क्यूरियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये आपसे एक चीज़ और पूछा, +3 के आयन के स्टेट में, तो इसका +3 आयन स्टेट में ले आएंगे तो भी ये क्या होता है, जैसे गैडोलिनियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 64 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो जेनॉन 54 तक आता है, और इसके बाद से आता है 4f7 एंड 5d1। गैडोलिनियम एक ऐसा एलिमेंट है लैंथेनाइड का जिसके 5d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, भी पूछा जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको अपने वीडियो में बताई हुई है, थियरी की वीडियो में, आप वहाँ से जा सकते हैं। सीरियम होता है, गैडोलिनियम होता है और ल्यूटेशियम होता है, 3 एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके सिर्फ 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के लैंथेनाइड्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 3+ आयन में आएगा तो 1 यहाँ 2 यहाँ निकल जाएगा, तो भी 4f ऑर्बिटल होता है। ओके, नेक्स्ट है, द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इन आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बेस्ड होता है आपका साइज ऑफ द लैंथेनाइड एंड, करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7- इज ड्यू टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर तो है, ओके। अभी हमने ऊपर ही आपको बताया कि K2Cr2O7 का जो कलर होता है येलो या ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। D0 कॉन्फ़िगरेशन आता है यहाँ पे क्रोमियम का। लेकिन कैसा चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्रिस्टल फील्ड ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ पूछा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रोमियम को चार्ज ट्रांसफर होता है, KMnO4 होता है तो ऑक्सीजन से मैग्नीज को चार्ज ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिगेंड की तरह काम करता है, लिगेंड टू मेटल, ये याद रखेंगे। चार्ज ट्रांसफर कैसा, लिगेंड टू मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्वस सोल्यूशन यूरोपियम 2+ एक्ट एज, यूरोपियम कैसे एक्ट करता है।
हमने आपको अपने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, +3 जो होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 से +3 में कैसे जाएंगे, जब एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, और इलेक्ट्रॉन को दे देने वाले क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और +4 से +3 में कैसे जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे +2 के फॉर्म में है यूरोपियम, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सीरियम +4 होता है, किस में जाता है, +3 में, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले +3 में जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग्स द फॉलोइंग द लोएस्ट डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पर मोल ऑफ द कंपाउंड शोन बाय द, लोएस्ट डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इसमें से कौन शो करेगा। ठीक है, तो देखिए पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसमें कम होगा। अब यहाँ पे मैग्नीज का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, +2, यानी यहाँ पे मैग्नीज किस फॉर्म में, +2। अभी हमने ऊपर कई बार कन्फिग्रेशन किया है तो +2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, D5 कन्फिग्रेशन बचेगा। FeSO4 है, Fe भी +2 के ही फॉर्म में है, और ये यहाँ D6 में आएगा। कॉपर है, कॉपर भी +2 के ही फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका जो आएगा D9 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। इसी तरह से निकिल है, निकिल 28 होता है, निकिल +2 के फॉर्म में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, D8 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, तो वो होगा आपका D5, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम नहीं, लोवेस्ट पूछा है ना, तो सबसे लोवेस्ट किस में होगा, सबसे लोवेस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में है, इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D9 में भरेंगे तो। ठीक है, D8 में कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, और D5 में 5 है, तो CuSO4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक भी है कलर्ड भी है। ठीक है, तो इसको भी हम निकाल के देख लेंगे, पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, कलर्ड भी होना चाहिए। आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है कलर्ड तो होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, बट इसका जो Cr6+ है ये कैसा कन्फिग्रेशन होता है, D0 कन्फिग्रेशन है, तो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे वेनेडियम है, तो वेनेडियम कैसा शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +4 आएगा। तो +4 में तो अगर जाते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है, तो 4s2 3d1 3d1 हो गया यहाँ, सॉरी इसका कन्फिग्रेशन सही कर लेंगे, 4s2 3d3, तो कितना है 4 है, तो 2 यहाँ से निकलेगा 2 यहाँ से निकलेगा, तो ये यहाँ कितना है 3d1 आया। ये कलर्ड होता है और पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर रहा है। अब टाइटेनियम पे आ जाए तो टाइटेनियम का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +4। टाइटेनियम कौन सा कन्फिग्रेशन शो करता है, 4s2 एंड 3d2, +4 है तो यहाँ से भी निकल जाएगा यहाँ से भी निकल जाएगा, कन्फिग्रेशन D0 आ जाएगा। तो ना ये कलरलेस भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी नहीं है। इसी तरह से कॉपर की बात करें तो कॉपर पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर प्लस के फॉर्म में है, कॉपर प्लस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी इसका कन्फिग्रेशन जो है इसका D10 कन्फिग्रेशन आता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये कलर्ड तो है बट ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द ओनली कैटायंस प्रेजेंट इन स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन आर Fe3+, जिंक आयन एंड कॉपर आयन। The reagent that when added in excess to this solution would identify and separate Fe3+ ion is, अभी कह रहा है कि कोई सोल्यूशन है स्लाइटली एसिडिक है, उसमें क्या क्या है, Fe3+ है, जिंक आयन है, Cu2+ है, इसमें से आप आयरन को कैसे सेपरेट करोगे, इसमें से हम क्या ऐड करें कि आयरन जो है वो सेपरेट हो जाए। तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक
ठीक है। यहाँ पे जो मरकरी कुछ एलिमेंट जैसे मरकरी है, मरकरी आयन होता है, कॉपर आयन होता है और कैडमियम आयन होता है, ठीक है। इनका सेपरेशन कैसे किया जाता है, एसिडिक मीडियम है मान लीजिए HCl, तो अगर हमको इन्हें सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं H2S गैस, और ये सल्फाइड के फॉर्म में क्या होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। Hg क्या बना लेता है, HgS, Cu बना लेता है CuS, और Cd क्या बना लेता है, CdS। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ये येलो कलर का होता है। तो अगर हमें इसमें से कॉपर को या जिंक, कॉपर को अगर हमें यहाँ पे सेपरेट करना होता तो सिंपली हम क्या मिला देते, H2S गैस, और ये क्या हो जाता, हमारा सेपरेट आउट हो जाता। बट यहाँ पे कॉपर के बारे में नहीं पूछा गया है। अब नेक्स्ट है जैसे कि जिंक आयन हो गया, मैग्नीज आयन हो गया, निकिल आयन हो गया और कोबाल्ट आयन हो गया। इनका एक साथ टेस्ट किया जाता है। और यह भी जैसे यहाँ पे कि एसिडिक मीडियम है, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन है, इनके लिए कैसा मीडियम लिया जाता है, बेसिक मीडियम लिया जाता है। फिर H2S गैस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो इनके सल्फाइड भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। जिंक का सल्फाइड वाइट कलर का होता है, मैग्नीज का बफ कलर का होता है, निकिल और कोबाल्ट का जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे मीडियम ही एसिडिक है, तो H2S गैस पास करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ में अगर जिंक का टेस्ट करना होता है तो मीडियम बेसिक प्रोवाइड करते, फिर H2S गैस पास करते, तो यहाँ से जिंक क्या होता है, सेपरेट हो जाता। ओके, तो H2S गैस का तो कोई ऑप्शन नहीं है, HCl ऐड करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब बचता है NH3 एंड NaOH। अब जो है एसिडिक मीडियम में अगर आप NH3 प्रोवाइड करेंगे तो ये बना लेता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब बचा यहाँ पे आपका Fe3+ और Cr3+। तो इनका टेस्ट किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन डाल करके और एल्कली सोल्यूशन डाल करके और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल के टेस्ट किया जाता है। ओके, और ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Fe बना लेगा हाइड्रोक्साइड, और क्रोमियम भी क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। ये ग्रीन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ओके, तो जो है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, ठीक है। अमोनिया, सीधे अमोनिया डाल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, आयरन को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 इज रिड्यूस्ड टू कलरलेस सोल्यूशन एट pH। KMnO4 किस pH पे कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हम सभी को पता है कि ये KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है, बट वो एक्चुअल pH क्या होता है, वो एक्चुअल pH होता है pH 10 के pH पे जो KMnO4 है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। अगर 7 से नीचे भी जाएंगे तो 7 से नीचे क्या होता है, हमारा एसिडिक मीडियम होता है, वो पॉइंट होता है जिस पे वो कलरलेस हो जाता है। कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो कलरलेस होता है, तो वो pH होता है 10। याद रखेंगे कि 10 अगर pH पूछता है आपसे तो 10 के pH पे KMnO4 कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। LaOH थ्राइस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन LaOH होल थ्राइस। आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। Ce4+ is good reducing agent whereas Sn2+ is good oxidizing agent. Lanthanide have higher electropositive character due to low ionization energy. Correct है, except gadolinium, cerium, lutetium. The lanthanide do not have electron in 5d orbital. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, और ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बट Ce4 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। Ce4+ क्या है, एक गुड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी हमने आपको बताया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं होगा, बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलो द ऑर्डर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम एंड फिर आयरन, ठीक है। ये आप ऑर्डर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हम नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी जो कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑप्शन सी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये एक गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोसिवली अनस्टेबल। एक्सप्लोसिवली अनस्टेबल इसमें से कौन सा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी Mn2O7। नेक्स्ट है ऑन ट्रीटिंग क्रोमियम जो कि 6 स्टेट में है ऑक्साइड विथ गैसियस HCl कलर्ड लिक्विड फॉर्म्ड इज। क्रोमियम ऑक्साइड है यानी कि ये कौन सा है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है, इसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर उसको हम HCl गैस से ट्रीट करें तो कौन सा कलर्ड कंपाउंड यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रोमिल क्लोराइड बनता है CrO2Cl2। जब भी हम क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को HCl से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्रोमिल क्लोराइड बनता है अलॉन्ग विथ वाटर, और ये जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। ओके, अब ये जो क्रोमिल क्लोराइड होता है, अगर इसको अगर आगे आपसे पूछ लेता अगर इसमें हम एल्कली डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बन जाता है, और ये जो सोडियम क्रोमेट होगा वो येलो कलर का होगा। तो याद रखेंगे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड में अगर HCl एसिड डालेंगे तो क्रोमिल क्लोराइड का ऑरेंज कलर का बनता है, और अगर क्रोमिल क्लोराइड में हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो सोडियम क्रोमेट बन जाता है येलो कलर का। और ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बनता कहाँ से, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, और जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है अलॉन्ग विथ NaCl, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो इस प्रोसेस से ही क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बनता है, ठीक है। और फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से क्या बन जाता है, अब एक चीज़ और याद रखेंगे, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को अगर वाटर से ट्रीट कर दे तो यहाँ पे क्रोमिक एसिड बन जाता है H2CrO4, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड 3 चीज़ें। नेक्स्ट है acidified solution of Cr2O7 dichromation forms deep blue color with hydrogen peroxide due to the formation of, किसके फॉर्मेशन की वजह से डीप ब्लू कलर बनता है, ये होता है आपका CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। याद रखेंगे CrO7 जब H2O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। ओके, आप याद रखेंगे कि ये जो CrO5 होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है तुरंत, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है CrO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इवन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इसका यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, ओनली बिकॉज ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसको स्टेबल किया जाता है कोई ऑर्गेनिक लिक्विड डाल करके ही इसको स्टेबल किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसका नेचर पूछे कि किस नेचर का होता है तो ये एसिडिक नेचर का होता है। ओके, तो याद रखेंगे, तो अनस्टेबल होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनस्टेबल होके CrO3 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटेनियम शोज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm इन कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इन इट्स कंपाउंड। यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 bm, ठीक है। यहाँ से आप n की वैल्यू पता कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हो जाएगा 1.73, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका n+2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकल के आए। ओके, यहाँ पे फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका n+2 इज इक्वल्स टू 1.73। तो ये एक बहुत लंबा कैलकुलेशन प्रोसेस हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको रख करके चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। जैसे टाइटेनियम +1 आप चेक करिए, टाइटेनियम का कितना होता है 22 होता है 4s2 एंड 3d, टाइटेनियम का होता है 4s2 3d2। ओके, तो अगर टाइटेनियम +1 के फॉर्म में आएगा तो d क्या हो जाएगा 3d1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 1 को रख करके इस n में n की वैल्यू जो है आप 1 रख के चेक करिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी वैल्यू 1.73 के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करके देख लेते हैं, 1 एंड 1+2 तो 2 and 1 3 हो जाएगा, 3 यानी √3, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, 1.73 के इक्वल नहीं आएगा अगर आप करके भी देख लें तो, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसकी वैल्यू, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो अगर इसी तरह से 4 करके देख लें, अगर टाइटेनियम +4 करके देखें
तो यहाँ पे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो म्यू की वैल्यू ही क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। +3 करके देखते हैं, टाइटेनियम +3, तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 यहाँ से जाएगा, सॉरी ये पहला वाला रॉन्ग हो गया, इसको फिर से देखते हैं, 1 मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। एक तो ये तरीका हो गया कि आप ये फार्मूला बेस्ड करके निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला से बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से निकालें। अगर हम टाइटेनियम +1 लेते हैं तो पता है टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22, यानी कि हो जाएगा 4s2 एंड 3d2। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचेगा कितना 4s1 3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, तो अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, 2 + 2, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी √6, म्यू की वैल्यू आएगी √6, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके, तो +4 करके देखते हैं, +4 में डी कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि Ti4+ कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। +3 रख के चेक करेंगे, तो +3 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 यहाँ से जाएगा, यानी कि 4s0 हो जाएगा, और एक 3d से चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3d1, यानी कि n की वैल्यू 1, तो इसको हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे म्यू में, ये हो जाएगा 1 + 2, तो यहाँ से जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3, तो ये लगभग हो सकता है आपका 1.73 के इक्वल। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 1.73 आ जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर +2 करते हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 2 2 4 4 2 जा 8, अंडर रूट जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये भी आपका 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो नियर आएगा ऑप्शन सी के। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन कई सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो आप इसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट ना करके सीधे ऑप्शन से ही ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, लैंथेनाइड फॉर विच +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन इज। लैंथेनाइड हमने बताया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कॉमन होता है, बट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो +3 और +4 शो करते हैं, और कुछ +3 और +2 शो करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा इसमें कौन सा एलिमेंट है जो +2 एंड +3 शो करता है। La है तो ये सिर्फ +3 ही शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नियोडाइनियम है ये +2 और ये जो नियोडाइनियम है ये आपका शो करता है +3 शो करता है और +4 शो करता है। सीरियम भी है, ये भी +3 और +4 ही शो करता है। यूरोपियम है आपका +2 एंड +3 शो करता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3.87 bm, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर म्यू की वैल्यू कितनी दे दी हुई है 3.87, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके निकाल सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू रख करके इसमें से आप चेक कर सकते हैं कौन सा जो है 3.87 के इक्वल आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा 3, और 3 की वैल्यू जो होगी वो 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगी। तो ठीक है, तो पहला नहीं होगा। 2 करके देखेंगे, तो 2 का करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 + 2 2 2 4 4 2 जा 8, तो ये आप 8 √8 के लगभग आएगा। तो ये भी मुश्किल ही है। 3 3 जा 9, तो 3 पॉइंट तक भी नहीं जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग तक जाएगा, 2.9 या 2.7 समथिंग तक ही जाएगा। तो 3 का देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एंड 3 3 + 2, तो अगर इसको देखें तो 3 2 5 5 3 जा 15 होता है, √15, तो 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो 3.9 के समथिंग आएगा, 3.9 और 3.8 के समथिंग ही आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है 35। ठीक है, और अगर 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 + 2, तो 4 4 2 जा 4 2 कितना होता है 6 6 4 जा 24, तो 4 4 जा 16 5 5 जा 25, तो ये 4.8 और 4.9 के समथिंग आएगा ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 के आसपास कौन सी वैल्यू आएगी, 3, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, 3।
तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आइडिया लगा करके भी सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को, हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसमें से दिया हुआ है कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। हमने अभी आपसे क्या कहा, जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या करेगा, वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी एसिडिक नेचर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे Cr किस फॉर्म में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे है, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, CrO5 का अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, +6 होता है। CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो -1 -1 -1 -1 और ये -2, तो टोटल कितना हो जाएगा, +6 होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। और CrO2O3 में देखें तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसमें देखें तो यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। दैट मीन्स कि ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक नेचर के होंगे। CrO3 CrO5 एसिडिक नेचर का होगा, और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक नेचर का होगा। तो बचा कौन सा, मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किस नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of mole of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in acidic solution। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने देखा है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। तो इसके लिए आपको रिएक्शन आना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपली जब आप रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका बैलेंस रिएक्शन लिख देती हूँ, और ताकि आपको समझ में आए कि कैसे निकालेंगे। KMnO4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन के लिए यहाँ पे लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिख दिया है, और सल्फाइड आयन एज इट इज लिख दिया है। ओके, ये हो जाएगा 5SO3 2 माइनस आयन। ओके, तो जो इनका रिएक्शन होगा उससे बनता क्या है, उससे बनता है यहाँ पे सल्फाइड जो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा SO4 माइनस आयन में। इसके लिए सब इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन और उनके बीच का रिएक्शन पता होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ से 3H2O निकल जाएगा। तो पूछा क्या है, 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन KMnO4 विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन react with 2 मोल ऑफ KMnO4, 2 मोल ऑफ KMnO4। तो 1 मोल पूछा है कि 1 मोल रिएक्ट करने के लिए कितने KMnO4 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन विल रिएक्ट विथ 2/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 1 मोल का निकल जाएगा। 2/5 मोल ऑफ KMnO4। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/5। एक और सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक सोल्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसके लिए भी हमें क्या आना चाहिए, इसके लिए भी हमें बैलेंस इक्वेशन लिखने आना चाहिए। अब ये जो फेरस ऑक्सलेट है किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑक्सलेट पोर्शन है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो Fe2+ फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका यहाँ पे हम एक बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। ये हो जाता है 6KMnO4 10 FeC2O4 प्लस, ये आपको लिखने भी आना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है तो ये आप क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है फेरस किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 6, बाकी जो भी अदर एलिमेंट बचे हमें उससे नहीं कुछ करना है, बट आपको पता होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, ताकि आप एक बैलेंस इक्वेशन लिख सके और आराम से निकाल सके।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मोल ऑफ ऑक्सलेट रिएक्ट कर रहा है, 10 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, 10 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट react with how many mole of KMnO4? 6 मोल of KMnO4। तो पूछा क्या है, तो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कितने मोल ऑफ KMnO4 से रिएक्ट करेगा, तो यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर देंगे। 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट विल बी रिएक्ट विथ 6/10 मोल ऑफ KMnO4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 3/5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़। ये होता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6। जो एन फैक्टर इनका आता है वो आता है 6, यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंथेनाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसमें से कौन सा लैंथेनाइड है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सीरियम। ओके, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 41 स्टेनलेस स्टील कंटेन मेनली आयरन एंड कार्बन अलॉन्ग विथ। आप एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड कि ये एक ऐसा एलॉय है जो कि ये नॉन मेटल को भी कंटेन करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखेंगे नॉन मेटल कार्बन को भी कंटेन करता है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन और कार्बन के अलावा और अदर एलिमेंट कौन से होते हैं, निकिल और क्रोमियम। हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है निकिल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ मैग्नीज मेक स्टील यूजफुल इन मेकिंग रेल ट्रैक्स। okay, making rail tracks because manganese gives hardness to steel, can remove oxygen and sulfur, both A and B, none of these। हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दोनों सही है। मैग्नीज, अगर हम मैग्नीज को स्टील में ऐड कर दें तो उसे बोला जाता है मैग्नीज स्टील। ठीक है, रिमेंबर दैट, मैग्नीज स्टील बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ बोला जाता है इसे मैग्नीलॉय, मैग्नीलॉय भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। मैग्नीज को स्टील में ऐड करने से ये उस स्टील की हार्डनेस को भी बढ़ा देता है, ऑक्सीजन सल्फर को तो रिमूव करता ही करता है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे इसमें 11 to 15 या 11 to 13% ऑफ मैग्नीज होता है। इसका यूज़ किया जाता है रॉक ड्रिलिंग में। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, रेलवे ट्रैक के क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग्स को बनाने में किया जाता है। ठीक है, सिर्फ ये मेनली याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है इन द डाइक्रोमेट डाई एनायन 4 CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, आर CRO बॉन्ड्स आर नॉन इक्विवेलेंट। तो उसके लिए तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्रोमियम डाइक्रोमेट डाई एनायन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनका स्ट्रक्चर होता है, पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, O- आयन एंड O- आयन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये आपस में इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ इक्विवेलेंट दिख रहा है, ये तो एक बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से माइनस चार्ज है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, तो इक्विवेलेंट ड्यू टू रेजोनेंस। रिमेंबर दैट, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने की वजह से सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल हैं। अब बस यहाँ पे यही दो बॉन्ड इक्वल नहीं है, ये CRO बॉन्ड और ये CRO बॉन्ड। ठीक है, यानी कि 2 CRO बॉन्ड इक्वल विथ ईच अदर, 6 CRO बॉन्ड आर इक्वल विथ ईच अदर एंड 2 CRO बॉन्ड आर इक्वल विथ ईच अदर। अगर आपसे ये एंगल पूछ ले, कहीं पूछा हुआ था, अगर आपसे ये एंगल पूछे तो ये एंगल होता है 126 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर इज। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज क्या होता है, तो आप इसके बारे में सोचिए। हमने एलॉय के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जर्मन सिल्वर के नाम पे सिल्वर ना ढूंढें,
ओके, इसमें 0% सिल्वर होता है, सिल्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो एलाई होता है कॉपर, जिंक और निकिल का, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटल अमलगम यूज्ड फॉर फिलिंग टीथ कंसिस्ट ऑफ विच एलिमेंट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सिल्वर, टिन और मरकरी, ये होता है डेंटल अमलगम के मिक्सचर में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलोइंग। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर है। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज। अभी हमने बताया Mn2+ के फॉर्म में क्या होता है, D5 होता है जो कि कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। फिर क्या होता है, Fe2+ है जो कि क्या आता है, D6 आता है। Cr2+ है जो कि ये आता है D4 आता है। और CO है CO2+, ये कितना आता है, कोबाल्ट आता है D8 कन्फिग्रेशन आता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होता है हमारा डी, मैग्नीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ओनली बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन डी। नेक्स्ट है, द रिएक्शन ऑफ एक्वस की MnO4 विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एसिडिक कंडीशन गिव्स। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे पोटेशियम परमैंगनेट क्या देगा। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ आयन में कन्वर्ट होगा, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ओजोन नहीं बनता है, ऑक्सीजन बनता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज Cr2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट, Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ Cr2+ and Mn3+ exhibit D4 configuration, and when Cr2+ is used as reducing agent then it attain D4 configuration। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, D4 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो when Cr2+ is used as reducing agent then it attain D4 configuration। reducing agent की तरह जब यूज़ होगा तो D4 configuration attain कर ले। स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर सिर्फ Cr2+ है, ठीक है, Cr2+ है तो D4 कन्फिग्रेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये Cr3+ हो जाएगा। और जब Cr3+ में आएगा तो ये किस कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, D3 कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा डी, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, when SO2 is passed through acidified potassium dichromate solution the solution turns blue, the solution is decolorized, SO2 is reduced and green chromium sulfate is formed। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो ये डाइक्रोमेट है Cr2O7 जब ये एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिडिक मीडियम में Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा करेक्ट यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, +3। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ चीज़ें आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में उसकी साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में की साइन में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और अगर इसी डाइक्रोमेट सोल्यूशन में कोई बेस डाल दिया जाए तो यही Cr O7 जो है CrO4- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2- में कन्वर्ट, क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नेम द गैस दैट कैन रेडियली डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 को कौन सी गैस है जो इजिली डीकलराइज कर देगी, तो ये भी याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I- ion the pair of species formed is। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जब HgCl2 को आयोडाइड कंटेनिंग आयन्स में डाला जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Hgi4 में। ओके, रिमेंबर दैट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आयोडीन कन्वर्ट हो जाता है इसी आयोडाइड सोल्यूशन में I3- आयन में। ओके, याद रखेंगे, आयोडीन जो है I- के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, I3- में, और HgCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg4I2- में। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, कांस्टेंट एंड सिमिलर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, डिक्रीज होता है।
ठीक है, यानी कि LaOH होल थ्राइस से ले करके LuOH होल थ्राइस तक बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, LaOH होल थ्राइस, लीस्ट बेसिक LuOH होल थ्राइस। ओके, तो गाइस ये थे आज के 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें सॉल्व जरूर करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।